Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is guide and revision of chapter number 64. Chapter number 64 का नाम है propulsion and mixing of movement in elementary track. In short, इस चैप्टर को मैं ये भी बोल सकता हूँ motility in the GIT. पहले मैं इस चैप्टर के अंदर बताऊंगा कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पास पेपर में आ चुके हैं और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाइवा के लिए भी और एमसीक्यू के लिए भी, जो इस प्रॉफ में भी आ सकते हैं। तो इस सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि च्यूइंग रिफ्लेक्स, इसका कंट्रोल वॉलंटरी कंट्रोल और इसका इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स कंट्रोल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको हाईलाइट कर ले च्यूइंग वाले क्वेश्चन को। इसके बाद जो जो फेरेंजियल स्टेज होती है स्वेलिंग की, ये पास पेपर में भी आ चुकी है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में भी आ सकती है, तो आप इसको हाईलाइट कर लो, इनवॉलंटरी फेरेंजियल स्टेट ऑफ स्वेलिंग। इसके बाद हम बात करते हैं मोटर फंक्शन ऑफ स्टोमक। ये वाला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि मोटर फंक्शन ऑफ स्टोमक क्या क्या होते हैं। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का वो है गैस्ट्रिक एम्पटाइंग। वो कौन कौन से फैक्टर है जो स्टोमक की गैस्ट्रिक एम्पटाइंग को प्रमोट करते हैं, वो कौन से फैक्टर है जो गैस्ट्रिक एम्पटाइंग को या स्टोमक की एम्पटाइंग को इनहिबिट करते हैं। इसके अंदर आपने एक रिफ्लेक्स को देखना है जिसको बोलते हैं एंटीरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस, और वो कौन कौन से हार्मोन होते हैं जो स्टोमक की एम्पटाइंग को बढ़ा देते हैं और कौन से हार्मोन है जो स्टोमक की एम्पटाइंग को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, तो ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो फिर ये वाला क्वेश्चन, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, लेकिन यहाँ पर कुछ एमसीक्यू छुपे हुए हैं कि वो कौन कौन से हार्मोन होते हैं जो इंटेस्टिनल मोटिलिटी को बढ़ा देते हैं और वो कौन से हार्मोन होते हैं जो इंटेस्टिनल मोटिलिटी को इनहिबिट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ हार्मोन जैसे गैस्ट्रिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, इंसुलिन, मोटिलिन, सेरोटोनिन, ये इंटेस्टिनल मोटिलिटी को बढ़ा देते हैं, जबकि सिक्रेटिन और ग्लूकागोन के इंटेस्टिनल मोटिलिटी को इनहिबिट कर देते हैं। तो आपने इसको GS से याद रखना है या SG से, जो इंटेस्टिनल मोटिलिटी को इनहिबिट कर लेते हैं। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे भी एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 2 नंबर का आ सकता है, वो ये है कि जो सब म्यूकोजल नर्व प्लेक्सस का क्या फंक्शन होता है विलाई के लिए, और इसके साथ साथ जो मस्कुलरिस म्यूकोजी की कॉन्ट्रैक्शन के हवाले से। तो इन शॉर्ट आपने इनका फंक्शन नोट करना है, जो मस्कुलरिस म्यूकोजी और मसल फाइबर इन विलाई का। इसके बाद ये वाली डायग्राम इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए और एससीक्यू के लिए भी, कि वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आइलियल एम्पटाइंग को प्रमोट करते हैं या फिर जो आइलियम की पेरिस्टालसिस को कम करते हैं, बढ़ा देते हैं। इसके बाद आपने ये देखना है कि कोलोन के किस पार्ट के अंदर जो फीसिस इसकी नेचर क्या है। मिसाल के तौर पर आप असेंडिंग कोलोन के अंदर फीसिस फ्लूइड के फॉर्म में होते हैं, इसके साथ जब ऊपर की तरफ जाते हुए सेमी फ्लूइड, ट्रांसवर्स कोलोन के अंदर मुश, सेमी सॉलिड, सॉलिड। तो आपने फीसिस की नेचर को याद रखना है। इसके साथ आपने ये भी याद रखना है कि डायरिया किस कंडीशन के अंदर होगा, कॉन्स्टिपेशन किस कंडीशन के अंदर होगा। इसके बाद जो डेफिकेशन रिफ्लेक्सेस, डेफिकेशन रिफ्लेक्स या मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स, इनका पाथवे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि इंफॉर्मेशन कहाँ से ट्रैवल किया, और आपको पहले से पता है कि हर रिफ्लेक्स पाथवे का कोई ना कोई स्टेजेस होती है। जिस तरह कोई स्टिमुलस होता है, रिसेप्टर होता है, सेंसरी नर्व होती है, सेंटर क्या होता है, मोटर नर्व कौन सी होती है, इफेक्टर क्या होता है, उसका रिस्पॉन्स क्या होता है। तो ये आपने पूरा डेफिकेशन रिफ्लेक्स पूरा फ्लो चार्ट बना के लिखना है। इसके बाद ये तीन इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स है, तो आपने ये बताना एग्जाम में एमसीक्यू में ये आ जाता है कि वो कौन से रिफ्लेक्सेस है जो इंटेस्टिनल मोटिलिटी को इनहिबिट कर देते हैं। तो फिर वो पेरिटोनो इंटेस्टिनल, रीनो इंटेस्टिनल और वेजिको इंटेस्टिनल। ठीक हो गया, तो ये 3 इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्सेस है जो इंटेस्टिनल मोटिलिटी को इनहिबिट कर देते हैं, इंटेस्टिनल पैरालिसिस कॉज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। तो सबसे पहले इंजेक्शन ऑफ फूड। तो यहाँ पर हंगर और एपिटाइट के दरमियान डिफरेंस लिखा हुआ है। जो हंगर होती है वो एक इंट्रिंसिक डिजायर ऑफ फूड होती है। मिसाल के तौर पर मैंने कोई भी चीज़ खा लेनी है तो उसको बोलते हैं हंगर। और किसी स्पेसिफिक फूड की तरफ हम कहना कि जैसे मैंने बर्गर खाना है, मैंने शामी खानी है, या मैंने कौरमा खाना है, तो फिर किसी जो पार्टिकुलर फूड की प्रेफरेंस है उसको बोलते हैं एपिटाइट। इसके बाद मास्टिकेशन की बात करते हैं। तो मास्टिकेशन या चूइंग करने के लिए दो टाइप के टीथ होते हैं। जो इंसाइजर्स होते हैं इनका मेन फंक्शन है कटिंग, और मोलर का होता है ग्राइंडिंग। ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोर्स या ज़्यादा फोर्स वाले तीत होते हैं मोलर, जो 200 पाउंड की फोर्स लगा सकती है, जबकि इंसाइजर 55 पाउंड्स की। अब जो चूइंग होती है, चूइंग एक वॉलंटरी कंट्रोल भी देखने को मिलता है और आपको इनवॉलंटरी कंट्रोल या रिफ्लेक्स कंट्रोल। तो वॉलंटरी कंट्रोल आपको ये याद रखना है कि वो कौन कौन से न्यूक्लियस होते हैं जो चूइंग को कंट्रोल करते हैं। तो फिर न्यूक्लियस इन द ब्रेन स्टेम, रेटिकुलर फॉर्मेशन, ये चूइंग को कंट्रोल करते हैं। इसके साथ साथ जो हायर सेंटर्स होते हैं हाइपोथैलेमस, एमिग्डाला और सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये भी कंट्रोल करते हैं चूइंग को। तो इस चूइंग को बोलते हैं वॉलंटरी चूइंग। और जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स जो चूइंग के मसल्स को या मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन को सप्लाई करते हैं, तो वो होती है ट्राइजेमिनल नर्व, मैंडिबुलर नर्व। अब दूसरी बात है इनवॉलंटरी या रिफ्लेक्स चूइंग। तो रिफ्लेक्स चूइंग का मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होता है कि फूड होती है
ओरल कैविटी के अंदर या माउथ के अंदर, तो वो रिफ्लेक्स इनहिबिशन करवा देती है मसल मास्टिकेशन की, तो जिसकी वजह से लोअर जा ड्रॉप हो जाता है। जब लोअर जा नीचे की तरफ चला जाता है तो फिर वो मसल को स्ट्रेच करता है, मसल स्पिंडल्स की एक्टिवेशन होती है। जब मसल स्पिंडल्स की एक्टिवेशन होती है, दोबारा से मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है। फिर जब मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी तो फिर मसल स्पिंडल रिलैक्स कर जाएगी। जब मसल स्पिंडल रिलैक्स कर जाएगी तो फिर मसल भी रिलैक्स हो जाएगा वापस, और जो लोअर जा ड्रॉप हो जाएगा। तो ये पूरा रिफ्लेक्स चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, और फाइनली च्यूइंग हो जाएगी। अब च्यूइंग का फ़ायदा क्या है? पहला, च्यूइंग का मेन इंपॉर्टेंस यही होती है कि जो डाइजेशन के लिए ठीक हो गया, स्पेशली जो सेलुलोज मटेरियल को डिग्रेड करना। दूसरा इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये क्या करती है? सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन ये एक्सकोरिएटिव डैमेज को प्रिवेंट कर देती है। एक्सकोरिएटिव का मतलब स्क्रैच मार्किंग, ठीक हो गया? तो ये इसके 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपने याद रखने हैं। अब इसके बाद बात करते हैं स्वेलमिंग या डेग्लूटेशन की। तो स्वेलमिंग की 3 स्टेजेस देखने को मिलती है। एक होती है वॉलंटरी स्टेज, बाकी जो 2 होती है वो इनवॉलंटरी। वॉलंटरी स्टेज को हम लिंगुअल स्टेज भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें टंग इन्वॉल्व होती है और टंग वॉलंटरी मूव करती है। दूसरी है फेरेंजियल और तीसरी इसोफेगियल। दूसरी और तीसरी इनवॉलंटरी, जबकि पहली होती है वॉलंटरी। जब पहली वॉलंटरी स्टेज के अंदर क्या होता है? टंग की अपवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट होती है। अगर आप स्वेलमिंग करने की कोशिश करो या फिर एज्यूम करो कि आप स्वेलमिंग कर रहे हो, तो आप देखोगे टंग की अपवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट हो रही है, जिसकी वजह से बोलस को पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग और यानी फेरिंग्स के अंदर पुश किया जाता है। जब फेरिंग्स के अंदर पुश हो जाएगा तो वो फेरिंग्स की ओपनिंग को टच करेगा, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी सेंसरी रिसेप्टर्स देखने को मिलते हैं। उन सेंसरी रिसेप्टर्स की स्टिमुलेशन देखने को मिलेगी, ठीक हो गया? स्पेसिफिकली जो टॉन्सिलर पिलस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सेंसरी रिसेप्टर्स होती है, उनकी स्टिमुलेशन की वजह से फेरेंजियल स्टेज ऑफ स्वेलिंग स्टिमुलेट होती है। अब फ्रेंशियल स्टेज ऑफ स्वेलिंग के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती है? सबसे पहले जो सॉफ्ट पैलेट होती है, सॉफ्ट पैलेट ऊपर की तरफ चली जाती है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा सॉफ्ट पैलेट, तो सॉफ्ट पैलेट ऊपर की तरफ चली जाएगी ताकि नेज़ल कैविटी को बंद किया जा सके, ठीक है? ये आपको सॉफ्ट पैलेट यूवुला नज़र आ रहा होगा, तो यूवुला ऊपर की तरफ इन्वेजिनेट कर जाएगा, जिसकी वजह से जो फूड नेज़ल कैविटी की तरफ नहीं जा सकती। दूसरा, जो पैलेटोफरेंजियल फोल्ड होती है, जब आपकी ओरल कैविटी के अंदर 2 टाइप के फोल्ड होते हैं, पैलेटोफरेंजियल और पैलेटोग्लोसल। इन दोनों के दरमियान में टॉन्सिलर फोसा देखने को मिलता है। इस टॉन्सिलर फोसा के अंदर टॉन्सिल्स देखने को मिलते हैं। जो पैलेटोफरेंजियल फोल्ड्स होते हैं, ये आपस में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब इन दोनों के करीब आने से क्या होता है कि जो ऐसी फूड पार्टिकल जिसका साइज़ छोटा है, वो ही पास कर सकता है। ऐसी फूड पार्टिकल जिसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, उसमें से पास नहीं कर सकता। तो इसका मेन फंक्शन होता है पैलेटोफरेंजियल फोल्ड्स का सिलेक्टिव पासेज, सिलेक्टिव पैसेज। इसके बाद तीसरा जो काम होना है स्वेलिंग में, स्पेसिफिकली फेरेंजियल स्टेज ऑफ स्वेलिंग में, इसमें ये होगा कि जो लैरिंग्स के वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ठीक हो गया? लैरिंग्स के वोकल कॉर्ड्स वो भी आपस में एक दूसरे के करीब आ जाएगा, ठीक हो गया? और जो लैरिंग्स को ऊपर की तरफ खींचा जाएगा, और जो एपिग्लोटिस होती है वो लैरिंग्स की ओपनिंग को क्लोज कर लेती है। ये आपको एपिग्लोटिस नज़र आ रहा होगा, तो एपिग्लोटिस लैरिंग्स की ओपनिंग को कर लेती है, सराउंड कर लेती है, इसको कवर कर लेती है। लैरिंग्स की ओपनिंग को ग्लोटिस मिलते हो, तो फिर एपिग्लोटिस ग्लोटिस को कवर कर लेगा, जिसकी वजह से फूड लैरिंग्स के अंदर, ट्रैकिया के अंदर नहीं जा सकती और स्ट्रैंगुलेशन नहीं हो सकती। इसके बाद होगा क्या? इसके साथ ये होगा कि जो अपर इसोफेगल स्फिंक्टर या जिसको फेरेंजो इसोफेगल स्फिंक्टर, इसकी रिलैक्सेशन हो जाएगी। जब फेरेंजो इसोफेगल स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन हो जाएगी तो फूड फेरिंग से इसोफेगस के अंदर चली जाएगी, और इसी तरह जब फूड इसकी तरफ जाने की कोशिश करेगी तो फिर फेरिंग्स के मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी, स्पेसिफिकली सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर की, मिडिल कॉन्स्ट्रक्टर की, इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर की। इन सब की वजह से पेरिस्टाल्टिक वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगी जो इसोफेगस के अंदर पुश की जाएगी। तो इसकी क्या-क्या स्टेजेस होती है? सबसे पहले सॉफ्ट पैलेट का ऊपर की तरफ जाना, पैलेटोफरेंजियल फोल्ड्स का आपस में मिल जाना, वोकल कॉर्ड्स का आपस में मिलकर एपिग्लोटिस का ग्लोटिस को कवर कर देना, फेरेंजो इसोफेगल स्फिंक्टर जिसको अपर इसोफेगल स्फिंक्टर कहते हैं उसकी ओपनिंग हो जाना, फिर इसके बाद फेरिंग्स के कॉन्स्ट्रक्टर की कॉन्ट्रैक्शन करके पेरिस्टाल्सिस करवा देना, ठीक हो गया? तो ये होता है फेरेंजियल स्टेज ऑफ स्वेलिंग। अब यहाँ पे नर्वस इनिशिएशन ऑफ फेरेंजियल स्टेज ऑफ स्वेलिंग, जो स्वेलिंग को कंट्रोल करने वाला सेंटर होता है, इसको बोलते हैं स्वेलिंग सेंटर। और स्वेलिंग सेंटर आपको रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ मेडुला और लोअर पार्ट ऑफ पोन्स के अंदर देखने को मिलता है, ठीक हो गया? और आपको सेंसरी नर्व फाइबर या सेंसरी इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करती है ट्राइजेमिनल और ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के जरिए, और ये जाती है न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर सॉलिटरीज। न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर सॉलिटरीज स्वेलिंग सेंटर को स्टिमुलेट करता है, ठीक हो गया? अब इसके बाद आगे चलते हैं हम डेग्लूटेशन एपनिया। आपको पहले से पता है कि जो फेरिंग्स होती है वो रिस्पायरेशन के अंदर भी इन्वॉल्व होती है, और ये इसके साथ-साथ ये फूड के अंदर भी, यानी ये जीआईटी का भी पार्ट होती है। तो जब फूड पास कर रही होती है फेरिंग्स में, तो फिर रिस्पायरेटरी फंक्शन थोड़ी देर के लिए हम कह सकते हैं स्टॉप हो जाता है। तो फिर इस कंडीशन को बोलते हैं डेग्लूटेशन एपनिया। एपनिया का मतलब सेसेशन ऑफ रिस्पायरेशन, और ये रिस्पायरेशन कब स्टॉप हुई है? स्वेलिंग के दौरान, तो इसको बोलेंगे डेग्लूटेशन एपनिया। इसके बाद है इसोफेगस स्टेज ऑफ स्वेलिंग। अब इसोफेगस के अंदर भी पेरिस्टाल्सिस होगी, ठीक है? तो पेरिस्टाल्सिस की वजह से फूड इसोफेगस के अपर एंड से मिडल एंड में आएगी, मिडल एंड से लोअर एंड में आएगी। और आपको पता है कि इसोफेगस के म्यूकोसा के अंदर या इसोफेगस की वाल के अंदर
सुपीरियर वन थर्ड के अंदर स्केलेटल मसल, मिडल वन थर्ड के अंदर स्मूथ मसल, जबकि लोअर वन थर्ड के अंदर आपको कंप्लीटली स्मूथ मसल देखने को मिलता है। मिडल वन थर्ड में स्केलेटल और स्मूथ दोनों होते हैं। एसोफेगस के अंदर दो टाइप की पेरिस्टाल्सिस होती है। एक होती है, एक वो पेरिस्टाल्सिस जो फेरिंग्स की कंटिन्यूएशन होती है। एक वो, अगर फेरिंग्स की जो पेरिस्टाल्सिस एसोफेगस के अंदर कंटिन्यू नहीं होती तो फिर सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस होती है। सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस का वही मैकेनिज्म है कि फूड होगा, फूड स्ट्रेच करेगी, मायोएंटेरिक प्लेक्सस की स्टिमुलेशन होगी, जिसकी वजह से पेरिस्टाल्टिक वेव रन करना शुरू कर देगी। ठीक हो गया। अब इसके बाद देख लेते हैं रिसेप्टिव रिलैक्सेशन ऑफ स्टोमक। अब रिसेप्टिव का मतलब किसी चीज़ को रिसीव करने वाली, रिलैक्सेशन का मतलब वो पार्ट या उस विस्तरा का या उस ऑर्गन के स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी। जब फूड ने स्टोमक के अंदर आना होगा तो फिर स्टोमक को हमें कंप्लीटली रिलैक्स करना पड़ेगा, इसके स्मूथ मसल को रिलैक्स करना पड़ेगा, जब भी फूड स्टोमक के अंदर आ सकती है। लेकिन अगर स्टोमक के स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन रही तो फूड स्टोमक के अंदर नहीं आ सकती। इस वजह से स्टोमक की रिसेप्टिव रिलैक्सेशन करवानी पड़ती है, जिसकी वजह से इसोफेगस की स्टोमक के अंदर एम्पटाइंग होती है। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं फंक्शन ऑफ लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर। एक था अपर इसोफेगल स्फिंक्टर जिसको फेरेंचो इसोफेगल स्फिंक्टर बोलते हैं। एक होता है लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर जो स्टोमक और इसोफेगस के जंक्शन के ऊपर पड़ा हुआ होता है, उसको बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेगल स्फिंक्टर। ठीक हो गया। तो ये असल में जो इसोफेगस के सर्कुलर स्मूथ मसल की ये असल में थिकनिंग होती है, और ये स्फिंक्टर नॉर्मली टोनिकली कॉन्स्ट्रिक्टेड रहता है। लेकिन जब पेरिस्टाल्टिक वेव यहाँ तक पहुँच जाती है लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर तक, तो इस स्फिंक्टर की रिसेप्टिव रिलैक्सेशन होती है। रिसेप्टिव रिलैक्सेशन इस तरह से होती है कि जो पेरिस्टाल्टिक वेव होती है वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस करती है, वीआईपी और नाइट्रिक ऑक्साइड। वीआईपी और नाइट्रिक ऑक्साइड लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर की टोन को डिमिनिश करके इसके रिलैक्सेशन करवा देती है, जिसकी वजह से फूड स्टोमक के अंदर आ जाती है। लेकिन अगर ये स्फिंक्टर सही तरह रिलैक्स ना कर पाया तो इस कंडीशन को बोलते हैं एकिलेजिया। ये हमने क्लिनिकल के अंदर कवर करना है। अब इसके बाद देख लेते हैं हम देख लेते हैं एडिशनल प्रिवेंशन ऑफ इसोफेगल रिफ्लेक्स। जब हमने कहा था कि इसोफेगस पास करती है डायफ्राम की इसोफेगल ओपनिंग से, और डायफ्राम के राइट क्रस्ट के फाइबर्स इसको सराउंड कर लेते हैं, जिसकी वजह से अगर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है तो फिर स्टोमक के कंटेंट कहीं इसोफेगस के अंदर रिफ्लेक्स ना कर जाए, तो फिर डायफ्राम करता क्या, डायफ्राम इसोफेगस के लोअर एंड को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो स्टोमक के एसिडिक कंटेंट होते हैं वो इसोफेगस के अंदर रिफ्लेक्स नहीं कर पाते। इस वजह से एडिशनल प्रिवेंशन देखने को मिलती है। अब हम पढ़ लेते हैं मोटर फंक्शन ऑफ स्टोमक। स्टोमक के तीन टाइप के मोटर फंक्शन होते हैं। पहला जो मोटर फंक्शन होता है कि फूड को स्टोर करना, दूसरा फूड स्टोर हो चुकी है उसको मिक्स करवाना और काइम की फॉर्मेशन करना, फिर उस काइम की एम्टाइम को कंट्रोल करना। तो उसके तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन होती है। पहला फंक्शन है स्टोरेज फंक्शन ऑफ स्टोमक। अब स्टोमक के अंदर किसी चीज़ को स्टोर करवाना है, स्टोर करवाने के लिए मुझे स्टोमक के स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन करवानी पड़ेगी, वरना अगर स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो तो वो स्टोमक के कंटेंट को आगे की तरफ प्रोपल करेंगे, तो मुझे स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन करवानी पड़ेगी। तो एक रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है, उसको बोलते हैं वेगो वेगल रिफ्लेक्स, या उसको हम बोल सकते हैं एकोमोडेशन रिफ्लेक्स या एकोमोडेटिव रिलैक्सेशन। इसमें यह होता है कि जब जैसे ही फूड स्टोमक में पहुंचती है तो स्टोमक के वाल की स्टिमुलेशन होती है, और ये इन्फॉर्मेशन सेंड की जाती है ब्रेन स्टेम को, ब्रेन स्टेम से वेगस के जरिए इन्फॉर्मेशन जाती है स्टोमक के पास और वो इसकी इनहिबिशन करवा देती है। इस वजह से स्टोमक फूड को एकोमोडेट कर सकता है। इस रिफ्लेक्स को बोलती है वेगो वेगल रिफ्लेक्स। वाइट इज कॉल्ड वेगो वेगल क्योंकि यहाँ पे सेंसरी और मोटर दोनों की दोनों वेगस होती है, और स्टोमक 1.5 लीटर के फूड को स्टोर कर सकता है। इसके बाद मिक्सिंग और प्रोपल्शन। तो आपको पहले से पता है कि जो स्टोमक के अंदर जो बेसिक इलेक्ट्रिकल रिदम वो 3 पर मिनट होता है, मतलब 1 मिनट के अंदर 3 वेव्स आती है। इन शॉर्ट हर 20 सेकंड के बाद एक वेव आती है, तो यही बेसिक इलेक्ट्रिकल रिदम होता है। और जब वेव एंट्रम की तरफ जा रही होती है तो स्टोमक के आपको कुछ पार्ट नजर आ रहे होंगे, कार्डिया एंड और ये एंट्रम एंड। तो जैसे जैसे पेरिस्टाल्टिक वेव एंट्रम की तरफ जा रही होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो पाइलोरस है, पाइलोरस की स्ट्रॉन्ग टोनिक कॉन्ट्रैक्शन होती है। अब पाइलोरस आगे से बंद हुआ पड़ा है और फूड आगे से धकेलते हुए आ रही है, तो फूड इसे टकरा के वापस पीछे की तरफ बाउंस करेगी। इसको बोलते हैं रिट्रोपल्शन। इसी रिट्रोपल्शन की वजह से फूड आपस में मिक्स हो जाएगी और एसिडिक सिक्रीशन के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी। इसी मिक्सिंग कॉन्ट्रैक्शन की वजह से काइम की फॉर्मेशन होगी। इसके बाद हंगर कॉन्ट्रैक्शन। हंगर कॉन्ट्रैक्शन का मतलब अगर आपके स्टोमक बिल्कुल एम्प्टी है और आपने कुछ नहीं खाया हुआ, स्पेसिफिकली 12 से लेकर 24 घंटे तक का टाइम हो चुका है, तो आपके स्टोमक के अंदर एक पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होती है, उसको बोलते हैं हंगर कॉन्ट्रैक्शन या हंगर पैंग्स। और ये हंगर पैंग्स यंग इंडिविजुअल के अंदर काफ़ी ज़्यादा सीवियर होती है। इसके बाद है स्टोमक की एम्पटाइम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब स्टोमक की एम्पटाइम करवानी है, मतलब स्टोमक के कंटेंट को स्टोमक से डुओडेनम के अंदर पहुंचाना है, तो फिर मुझे दो फैक्टर ऐसे होते हैं जो एम्पटाइम को कंट्रोल करते हैं। एक होता है पाइलोरिक पंप। पंप का मतलब किसी चीज़ को धकेलना, और मैंने आपको पहले कहा था कि जब पेरिस्टाल्टिक वेव जा रही होती है कार्डिया से फंडस, फंडस से एंट्रम की तरफ, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जा रही है। तो जो पेरिस्टाल्टिक वेव जो एंट्रम के अंदर डेवलप हो रही है उसको बोलते हैं पाइलोरिक पंप, और ये पेरिस्टाल्टिक वेव स्टोमक की एम्पटाइम को फेवर कर रही है। और दूसरी तरफ पाइलोरस की टोन, ये स्टोमक की एम्पटाइम को इनहिबिट कर रही है।
डिक्रीज कर रही है, तो मुझे अगर स्टोमक की एम्पटाइम करवानी है तो मुझे पाइलोरिक पंप की एक्टिविटी को बढ़ा देना है और पाइलोरिक कीटोन को कम कर देना है, पाइलोरिक की रिलैक्सेशन करवा देनी है। तो यही है स्टोमक की एम्पटाइम का कॉन्सेप्ट। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो स्टोमक की एम्पटाइम को कंट्रोल करते हैं? तो जो कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो स्टोमक कंट्रोल करता है, कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो डुओडेनम कंट्रोल करता है। तो गैस्ट्रिक फैक्टर्स जो स्टोमक की एम्पटाइम को प्रमोट करते हैं, वो पहला है गैस्ट्रिक फूड वॉल्यूम। जब फूड वॉल्यूम ज़्यादा होगा स्टोमक के अंदर तो वो स्ट्रेच के ज़रिए मायोटेनिक रिफ्लेक्सेस को स्टिमुलेट करेगा। वो मायोटेनिक रिफ्लेक्सेस क्या करेंगे? पाइलोरिक पंप की एक्टिविटी को बढ़ा देंगे और दूसरी तरफ पाइलोरस कीटोन को इनहिबिट कर देंगे, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक एम्पटाइम ज़्यादा हो जाएगी। इन शॉर्ट, अगर हम ज़्यादा फूड लेते हैं तो ज़्यादा फूड लेंगे तो भी ज़्यादा एम्पटाइम होगी। इसके बाद दूसरा हार्मोन है गैस्ट्रिन। ज़्यादा फूड लेके स्ट्रेचिंग होगी और हार्मोन प्रोड्यूस होगा गैस्ट्रिन, और गैस्ट्रिन पाइलोरिक पंप की एक्टिविटी को बढ़ा के और पाइलोरस कीटोन को इनहिबिट करके स्टोमक की एम्पटाइम को प्रमोट करता है। जबकि डुओडेनम के फैक्टर्स वो इनहिबिट करते हैं स्टोमक की एम्पटाइम को। इसकी मेन वजह ये है कि स्टोमक के बाद कंटेंट आने हैं डुओडेनम के अंदर, और डुओडेनम के अंदर आगे जाने हैं एब्जॉर्प्टिव एरिया की तरफ, यानी जूजिनम और आइलियम की तरफ। तो अच्छी तरह एब्जॉर्प्शन हो पाए, जिसकी वजह से डुओडेनम स्टोमक की एम्पटाइम को इनहिबिट कर देता है। वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो स्टोमक की एम्पटाइम को इनहिबिट करते हैं? तो पहला होता है एंटीरोगैस्ट्रिक न्यूरल रिफ्लेक्स। एंटीरो का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट होगा, गैस्ट्रिक का मतलब स्टोमक पे आके खत्म होगा। तो डुओडेनम से कुछ एंटीरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस एक्टिवेट होते हैं। वो या तो एंटेरिक नर्वस सिस्टम के जरिए ट्रैवल कर जाती है, या फिर एक्सट्रिंसिक नर्व यानी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जरिए ट्रैवल करते हुए स्टोमक पे आते हैं और स्टोमक की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देती है। स्पेसिफिकली पाइलोरिक पंप की एक्टिविटी को कम कर देती है, पाइलोरिस कीटोन को बढ़ा देती है। वो कौन कौन से फैक्टर्स है एग्जाम में आती है? पहला है डिस्टेंशन ऑफ डुओडेनम, दूसरा इरिटेशन, इस एसिडिटी ऑफ टाइम, ऑस्मोलैलिटी, और इसी के साथ साथ ब्रेक डाउन प्रोडक्ट, स्पेशली प्रोटीन की ब्रेक डाउन प्रोडक्ट। और आपको अभी से बता रहा हूँ, ये एमसीक्यू आ चुका है पास पेपर के अंदर कि वो कौन सी प्रोडक्ट होती है जो स्टोमक की एम्पटाइम को इनहिबिट कर देती है। तो वो होती है ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन्स। बहुत सारे ने लिखा था ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ फैट, लेकिन फैट नहीं होता बल्कि प्रोटीन होती है, तो आपने इसको हाईलाइट कर लेना। इसके बाद जो हार्मोनल फैक्टर्स होते हैं जो डुओडेनम से रिलीज होते हैं और स्टोमक की एम्पटाइम को इनहिबिट कर देते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? तो आपने यहाँ से नोट कर लेना है कोलिसिस्टोकाइनिन, जीआईपी जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। तो ये 2-3 हार्मोन आपने याद रख लेने हैं जो स्टोमक की एंटाइम को इनहिबिट कर देते हैं। अगर हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 2 टाइप की मूवमेंट होती है। एक वो मूवमेंट जो आगे प्रोपेल करती है, आगे धकेलती है, और एक वो मूवमेंट जो कंटेंट को मिक्स कर देती है। अब जो प्रोपल्शन वाली मूवमेंट होगी तो वो तो पेरिस्टालसिस होगी। जो मिक्सिंग कॉन्ट्रैक्शन होगी वो स्पेशलाइज्ड मूवमेंट होती है, उसको बोलती है सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन। व्हाई इट इज कॉल्ड सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन? क्योंकि यहाँ पे आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के छोटे-छोटे सेगमेंट नजर आ रहे होंगे। वो सेगमेंट कंटेंट को अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। और आपको पहले से पता था कि जो बेसिक इलेक्ट्रिकल रिदम कितना होता है डुओडेनम के अंदर? डुओडेनम के अंदर 12 होता है, और आप आइलियम के अंदर आप कह सकते हो तकरीबन आई थिंक 9 होता था आइलियम के अंदर, 8 to 9। इसी तरह जो प्रोपल्सिव मूवमेंट होगी वो पेरिस्टालसिस के ऊपर डिपेंडेंट होगी। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने याद रखना है एमसीक्यू के हवाले से वो ये है कि वो कौन-कौन से हार्मोन हैं जो इंटेस्टिनल मोटिलिटी को इनहिबिट करते हैं, वो कौन से हार्मोन हैं जो इंटेस्टिनल मोटिलिटी को बढ़ा देते हैं? तो ये नज़र आ रहा होगा गैस्ट्रिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, इंसुलिन, मोटिलिटी, सेरोटोनिन। ये इंटेस्टिनल मोटिलिटी को बढ़ा देते हैं, जबकि सिक्रेटिन, ग्लूकागोन इंटेस्टिनल पैरालिसिस कॉज कर देते हैं, इंटेस्टिनल मोटिलिटी को इनहिबिट कर देते हैं। इसके बाद है पेरिस्टाल्टिक रश। पेरिस्टाल्टिक रश का मतलब इंटेंस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और ये जब भी होती है जब इंटेस्टाइन का कोई पार्ट इरिटेशन हुआ हो, यानी स्ट्रांगली इरिटेटेड हो, जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया, डायरिया हो गया, इसकी वजह से रैपिड पेरिस्टालसिस होती है। इसका मेन पर्पस यही होता है कि अगर जो इन्फेक्शियस एजेंट है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन से दूर भगा के लेके जा सके, यानी इसको कोलोन की तरफ पुश किया जा सके और कोलोन से हमारी बॉडी से बाहर रिमूव किया जा सके। तो उसका मेन पर्पस यही होता है कि इसको यहाँ से हटाया जा सके। इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर इस वाले पार्ट को। तो ये आपको ये नज़र आ रहा होगा कि आइलियम में खत्म हो रहा था सीकम के अंदर, सीकम आगे कंटिन्यू हो जाता है सडनी कोलोन के अंदर। तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं इलियोसिकल स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं? इलियोसिकल स्फिंक्टर। अब यहाँ पर अगर यहाँ पे फ्लूइडिटी होती है कंटेंट की, ठीक है, आइलियम के अंदर, तो वो एम्पटाइम को प्रमोट करती है। जिस तरह स्टोमक के फूड वॉल्यूम ज़्यादा था तो वो तो एम्पटाइम को प्रमोट करता था, इसी तरह आइलियम के अंदर अगर फ्लूइडिटी ज़्यादा है तो वो एम्पटाइम को प्रमोट करती है, ठीक है। और अगर यहाँ पर आकर कोई इरिटेशन होती है यहाँ पर आइलियम के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पे इरिटेशन होती है, तो हमने कहा था कि इरिटेशन होती है तो पेरिस्टाल्टिक रश होती है, तो यहाँ पर पेरिस्टालसिस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे इरिटेशन होती है सीकम के अंदर तो पेरिस्टालसिस आइलियम की कम की जाएगी, और इसी के साथ हम स्फिंक्टर की टोन को बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि वो इन्फेक्शियस एजेंट कहीं इस स्फिंक्टर के जरिए आइलियम के अंदर ना चला जाए। ठीक हो गया? तो ये मैकेनिज्म होता है
एम्पटाइंग ऑफ इलियोसिकल वाल्व या इलियोसिकल स्फिंक्टर का। अब इसके बाद देख लेते हैं मूवमेंट ऑफ कोलोन। तो कोलोन की भी दो टाइप की मूवमेंट होती है। एक होती है प्रोपल्सिव मूवमेंट, उसको बोलते हैं मैस मूवमेंट, क्योंकि इसमें पूरा एक पार्ट होता है कोलोन का, वो मूव कर रहा होता है। दूसरी होती है मिक्सिंग मूवमेंट, जिसको बोलते हैं हॉस्ट्रेशन। हॉस्ट्रेशन में यह होता है कि जो स्पेशलाइज सर्कुलर स्मूथ मसल होती है उनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है रेगुलर इंटरवल के ऊपर, जैसे ये वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर गया और जो इनके दरमियान वाला पार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट ना कर सका तो वो रिलैक्स होकर बैग लाइक सर्कुलेशन बना लेगा, उसको बोलते हैं हॉस्ट्रेशन। ठीक हो गया। तो हॉस्ट्रेशन मूवमेंट ये मिक्सिंग है, जबकि प्रोपल्सिव मूवमेंट मास मूवमेंट होती है। और मास मूवमेंट को कंट्रोल करने वाला गैस्ट्रोकोलिक और डुओडेनोकोलिक रिफ्लेक्सेस होते हैं। मतलब अगर स्टमक की कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हो गया है, डुओडेनम के अंदर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो वो उससे आगे पुश करती है कोलोन के अंदर मास मूवमेंट को बढ़ा देती है, ताकि कोलोन की एम्पटाइंग हो सके, ज़्यादा कंटेंट को वो एकोमोडेट कर सके। अब लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डेफिकेशन रिफ्लेक्स। तो डेफिकेशन रिफ्लेक्स के अंदर आपने दो टाइप की देखनी है, एक होता है इंट्रिंसिक रिफ्लेक्स, दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक रिफ्लेक्स। इंट्रिंसिक रिफ्लेक्स में यह होगा कि स्टिमुलस होगा स्ट्रेच इन रेक्टम, रिसेप्टर्स हो गए मैकेनो रिसेप्टर्स, सेंसरी नर्व फाइबर होगा मायोएंटेरिक प्लेक्सस का। इंफॉर्मेशन जाएगी मायोएंटेरिक प्लेक्सस के इंटरन्यूरॉन्स के पास, फिर वहां से इंफॉर्मेशन आएगी ये इफरेंट न्यूरॉन्स की इंफॉर्मेशन जाएगी किसके पास, इसके कह सकते हैं इसके स्मूथ मसल के पास, स्पेसिफिकली डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मॉइड और रेक्टम, इनके पास जाएगी। और दूसरी तरफ पेरिस्टाल्टिक वेव एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर की भी कॉन्शियस रिलैक्सेशन करवा देगी। इसी तरह से डेफिकेशन प्रोमोट होगी। और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक रिफ्लेक्स। पैरासिम्पैथेटिक रिफ्लेक्स में यही होगा कि स्ट्रेच को सेंस करने वाली जो नर्व होगी वो होगी पेल्विक सबक्लैविकुलर नर्व। इंफॉर्मेशन जाएगी स्पाइनल कॉर्ड में, स्पेसिफिकली S2 S3 S4 सेगमेंट के अंदर। अगर आप यहाँ से देखो तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा पैरासिम्पैथेटिक रिफ्लेक्स, और ये इंफॉर्मेशन जा रही है पेल्विक सबक्लैविकुलर नर्व के जरिए। ये एफरेंट फाइबर है ग्रीन वाला, S2 S3 S4 सेगमेंट, और वहां से इंफॉर्मेशन जा रही है वापस इन्हीं पार्ट के पास, स्पेसिफिकली डिसेंडिंग कोलोन के पास, रेक्टम के पास, सिग्मॉइड कोलोन के पास। और अगर हम कॉन्शियस इनहिबिशन करवा दें किसकी, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर की, तो फिर हमें डेफिकेशन देखने को मिल सकेगी। तो फिर डेफिकेशन कराने के लिए पहली बात आपने पैरासिम्पैथेटिक रिफ्लेक्स को एक्टिवेट कराना है, दूसरी बात आपने कॉन्शियस कॉर्टेक्स से इंफॉर्मेशन लेते हुए एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर को इनहिबिट करवा देना है, तभी डेफिकेशन हो सकती है। इसके साथ जब भी किसी इंटेस्टाइन के पार्ट या पेरिटोनियम की इरिटेशन होती है तो वो इंटेस्टिनल मोटिलिटी को इनहिबिट कर देता है। तो वो कौन कौन से रिफ्लेक्सेस होती है जो इंटेस्टिनल मोटिलिटी को इनहिबिट कर देती है। पहला है पेरिटोनियो इंटेस्टिनल रिफ्लेक्स। पेरिटोनियो इंटेस्टिनल रिफ्लेक्स का मतलब अगर पेरिटोनियम की इरिटेशन होती है तो फिर इंटेस्टाइन की मोटिलिटी कम हो जाती है। अगर किडनी की इरिटेशन हो तो इसकी और इंटेस्टाइन की मोटिलिटी कम हो जाए तो उसको बोलते हैं रीनो इंटेस्टिनल रिफ्लेक्स। और अगर ब्लेडर की इरिटेशन हो और इंटेस्टाइन की मोटिलिटी कम हो जाए तो उसको बोलते हैं वेजिको इंटेस्टिनल रिफ्लेक्स। तो ये था बेसिक ओवरव्यू मोटिलिटी ऑफ GIT, यानी प्रोपल्शन एंड मिक्सिंग ऑफ फूड एंड द एलिमेंट्री ट्रैक। तो मैंने इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दिए हैं, उस चैप्टर की ब्रीफ समरी दे दी है। और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, कोई मसला नहीं। अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।